तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक या इकोनॉमिक्स का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज हो जो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में होती है। आप सबको पता है, आप सब लोगों ने पढ़ रखे कि इकोनॉमिक्स सबसे टफ लगती है बच्चों को। कम्पिटेटिव एग्जाम में जब प्रिपरेशन करते हैं ना कि सर हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसमें भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती, पॉलिटी पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत जी की बुक मस्त है, और भी साइंस से एनवायरनमेंट वगैरह सब पढ़ लेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में साफ दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि टेक्निकल बहुत है, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, और इसकी टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैसे समझे? तो इसको पे समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कर देंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अगर आप लोग मेरा डेली जो करंट अफेयर या इकोनॉमी अफेयर का न्यूज देख रहे होंगे तो उसमें देखते होंगे कि हम उसको इतना ईजी बना देते टॉपिक को कि हर किसी को भी, जिसने कभी है ना बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी हो, 12 सिंपल अगर बीए भी किया हो, वो भी उस बच्चा उसको समझ सकता है। तो डेली इकोनॉमी अफेयर्स का आप इसको देखें, डेली का। आप, मैं कह रहा हूँ, अगर 3-4 महीने तक इसको रेगुलर देख लेंगे तो आप इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगी इसमें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, और बल्कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएज। ये मैंने आपको एक मोटा मोटी समझा दिया था कि एनपीए कहते किसको है। फिर बता दूं, ये बैंक है, बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना। आम जनता इससे डिपॉजिट लेता है, और ये क्या करता है? आम जनता या व्यापारी को या बिजनेसमैन को, जो भी ऐसी स्थिति है, उसको लोन देता है। लोन कह देते हैं, कई लोग इसको एडवांसेज कह देते हैं, एक ही बात है, थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है, पर उसको हमको जानना जरूरी नहीं है। हर चीज, फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ, हर चीज जाननी जरूरी नहीं होती ना। हमको क्या करना है, कौटिल्य नहीं पढ़ना, चाणक्य नहीं पढ़ना। अगर बन गया तो फिर आपको जिंदगी में कभी कोई एग्जाम पास नहीं होएगा। हमको तो कितना काम चलाओ नॉलेज चाहिए, कितनी काम चलाओ वर्किंग नॉलेज चाहिए, जिससे हमारा एग्जाम पास हो जाए, एग्जाम में हम टिक लगा सके, प्री में टिक लगा सके, मेंस में लिख सके, इंटरव्यू में बोल सके, बस। और वही टॉपिक बोल सके जो जनरल नॉलेज के हैं, जो सिंपल है। ऐसा नहीं फिर हमको उसको खोज के सेबी के जो टेक्निकल रूल है बहुत सारे, म्यूचुअल फंड के किसके, उसको हमको नहीं पढ़ना। हमको सिंपल, अब देखो यहाँ पे आप, मैं बता सकता हूँ कि लोन एडवांस में क्या अंतर है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये न तो आपको कहीं काम नहीं आएगा। तो दोनों में सिंपल मतलब है, लोन या एडवांस देता है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया था कि एक तरह से क्या हो रहा है, जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक तरह से बैंक मुझसे क्या कर रहा है, ये जो बैंक है ना, मुझसे बोरो कर रहा है, ठीक है। और किसी पे कोई उधारी होती है उसको कहते हैं लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। दो वर्ड होते हैं, एक होता है असेट। जब मैं अपना रिकॉर्ड बनाता हूं ना कि मेरे पास कितने तो पैसे हैं, कितने मुझ पे उधार है, तो मैं उसको कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब सिंपल, आदमी के पास कितना तो संपत्ति है, कितना उसको उधार है, इसका रिकॉर्ड रखते हैं, एक कागज मेंटेन करते हैं, इसको कह देते हैं बैलेंस शीट। कोई खास बात नहीं है। एक होता है, उस बैलेंस शीट के दो ही पार्ट होते हैं, एक असेट और लाइबिलिटी। तो असेट मतलब जिसका मैं मालिक हूं, मेरे पास एक जमीन है, मेरे पास कोई मकान है, मेरे पास कोई कार है, कोई चीज है जो ऐसे जिसकी संपत्ति, जिसका मैं मालिक हूं, मेरे लिए और पैसा कमा के दे रही है। तो बताओ बैंक के लिए असेट कौन सा हुआ? तो बैंक के लिए दोस्तों असेट होता है लोन। ये लोन जो दे रहा है ना आम आदमी को, इसका मालिक कौन है? बैंक है। और ये वापस आना है विद इंटरेस्ट वापस आना है। पर सपोज करो नहीं आया, माल्या भी तो बेटा है, विजय माल्या जैसे लोग तो बेटा है जो पैसे खा के भाग जाते हैं, बैंक को चुना लगा के। ऐसे बहुत सारे हैं, माल्या के भाई कही है, माल्या तो बेचारा एक एग्जाम्पल बन के स्टेट हो गया। ऐसे बहुत हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में बैंकों के पैसे खाए हैं। तो अब वो, चूंकि देखो वो असेट था इसका बैंक का, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म करने का क्या मतलब है? जब वो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से वापस लौट के आए, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। और एनपीए, फिर मैं एक लाइन में बता दूं, बैंक लोन देता है, कुछ लोन डूब जाता है, कोई लोग वापस नहीं चुकाते, उसको एनपीए कहते हैं। अब इस एनपीए को कंट्रोल करने के लिए, या इसको कैसे कम से कम रहे, उसको करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाहे वो भारत सरकार होगी, इन्होंने कई प्रयास किए, कई सारे एफर्ट किए। कल हम देख रहे थे डीआरटी, अलग से एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, ज्वाइंट लेंडर फोरम का कंसेप्ट लेके आए, और वो कई सारी वो स्कीम थी, छोटी छोटी देखी होगी आपने। एसडीआर एक स्कीम थे, S4 एक स्कीम थी, ऐसे कई सारे स्कीम लेके आए, एआरसी का कंसेप्ट लेके आए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेके आए, एक कानून भी पास किया, कौन सा? सरपाइसी एक्ट 2002। कई सारे खेल किए गए। ये मैंने आपको एक चीज बता दी थी, देखो इसमें ये मैंने बता दिया, डीआरटी की स्थापना करी, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? सिविल। अभी सुबह ही मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया है,
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी किसको कहते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। आप जो आज का डेली इकोनॉमिक्स का जो न्यूज है ना 3 जुलाई का, ये देख सकते हैं आराम से दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में समझाया और ज़्यादा डिटेल में यहाँ से। असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी मैंने बता दी, ये भाड़े की कंपनी होती है और मूल्य में दादा होता है ना, दादा जो किसी का, जैसे कि ए ने बी को पैसा उधार दिया, अभी बी नहीं लौटा रहा सी ए को, तो ए क्या करेगा, इसको सी को बेच देगा। 1 लाख लिया था तो दादा के पास जाएगा, भाई ठीक है तुम तो सब मुझे 60,000 में ही दे दो और ये 1 लाख तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये सी दादा जो दादा है ना, ये बी से वसूली करेगा। कैसे वसूली करेगा, इसकी प्रॉब्लम है। ए को तो अपना पैसा मिल गया 60,000 रुपये, कुछ लॉस तो होता है, लॉस तो होना ही भाई, एनपी होता है तो कुछ लॉस तो होता ही होता है। ऐसे ये एआरसी होती है, भाड़े की कंपनियां होती है, ये भी क्या करती है, ठेके पर लोन ले लेती है बैंकों से, फिर ये रिकवरी करती है। ऐसे सरपाइसी एक्ट मैंने बताया था, सरपाइसी एक्ट बताया था, कोई कोलेटरल गिरवी रखा, 2 तरह के लोन थे, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये सिक्योर्ड लोन पे लागू होता है, मतलब लोन लिया बदले में कुछ गिरवी रखा। अब वो गिरवी रखने के लिए, गिरवी रखी हुई चीज को भी पहले बेचने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ये इतनी फपून क्यों बेकार में, जब सामने वाला लोन लिया, चीज गिरवी रख रही की, लोन नहीं दे रहा तो बेच दो, तो सिंपल बस इसको है ना, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधा नोटिस दो उसको 7 दिन का, और उसको क्या करो, वो प्रॉपर्टी जो भी है उसको सेल कर दो। तो ये काफी आसान बनाया बैंकों की जिंदगी इसने सरपाइसी एक्ट ने। ये हम डिटेल में पढ़ लिए थे कल। ये स्कीम थी HDR, ये 525 थी, ये JLF था, X4A थी, कई सारी स्कीम थी ये छोटी छोटी। हालांकि आज की डेट में सब समाप्त हो चुकी है, इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा लेवल पे काम हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। मैं अभी आज बताएंगे उसके बारे में, IBC के बारे में आज बात करेंगे। इंद्रधनुष पढ़ लिया हमने। इंद्रधनुष का मतलब ही होता है 7 पॉइंट एजेंडा, 7 बिंदु पर सुधार किया भारत सरकार ने। तो इसको क्या कह दिया, मिशन इंद्रधनुष कह दिया। 2015 में लागू किया था। आज की डेट में दोस्तों ये बहुत पुरानी न्यूज होगी, लगभग 8 साल 8 ईयर ओल्ड। तो इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल नाम याद रखो कि भाई एक मिशन इंद्रधनुष चलाया था, जिससे क्या होता है एनपीए कंट्रोल करने के लिए। तो कई लिखने में लिख सकते हैं, अलग से कोई इसका क्वेश्चन पूछने की अब संभावना लगभग नियर टू 0 है। एक बिग डेटा एनालिसिस करो। आज की डेट में मार्केट में खूब सारा डेटा है, डेटा लाओ और उसको क्या करो, एनालाइज करो, और हर आदमी को क्या करो, क्रेडिट हिस्ट्री पता करो कि उसकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, क्या वो लोन लेकर चुकाएगा, नहीं चुकाएगा तो फिर क्यों लोन दे उसको, ऐसा सब चीजें पता चल जाती है। एक ये कंसेप्ट आया था CRILC, क्रेडिट रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट। तो अगर कोई बैंक 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट का लोन देता है तो तुरंत कहाँ बताओ, RBI को सूचना दो, ताकि RBI भी उस लोन की क्या कर सके, मॉनिटरिंग कर सके। बस, तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें रखना कि 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़ से जो अबव के लोन है ना, उसी को RBI के पास रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। तो ये अमाउंट पूछ सकते हैं एग्जाम में, कितना अमाउंट से ज्यादा को के लिए जरूरी है ये CRILC। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हम लेटेस्ट में जो 2 मुद्दे थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो बाबा आदम के मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए सुन लो ढंग से। जो इकोनॉमी होते हैं ना, इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिकली जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर बेस्ड है। लेटेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही लिखना होता है। लेटेस्ट में बजट आता है हर साल, ये बजट में क्या बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए। हर साल एक डेट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसमें साल भर की इकोनॉमी की न्यूज आती है। इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने टॉपिक आपके एग्जाम में सिलेबस में होते हैं ना, वो सब यहीं से लिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से सारे टॉपिक जो सिलेबस है ना, वो यहीं से चुराया जाता है। इसमें टॉपिक वाइज है ना, हर चीज के बारे में अपडेट होती है। तो ये 2 चीजों में जो चलती रहती है ना, वही हमको पढ़नी रहती है, उसी को क्या करना रहता है, उसी को पढ़ना रहता है, समझना रहता है, अंडरस्टैंड करना रहता है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबा आदम के जमाने में 2015 में क्या हुआ था, 2016 में क्या हुआ था, उसको नहीं पूछना। अब ये मैं इतना देर से आपको राम कहानी सुना रहा हूँ कि एनपी के लिए हमने ये रिफॉर्म किया, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। वो पुरानी बातें होगी, 1993 में कोई DRT बना था, सब बना था। लेकिन लेटेस्ट में अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट में 2 बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए एनपीए को कंट्रोल करने के लिए। एनपीए को कंट्रोल करने के लिए 2 बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए। एक तो किया था, कानून बनाया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको IBC भी कहते हैं। IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लागू था। एक बजट 2021-22 के में, 2021-22 के बजट में एक बेड बैंक बनाने की घोषणा की गई थी इस एनपीए को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिशन इंद्रधनुष से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेड बैंक से पूछा जाएगा।
आईबीसी से पूछा जाएगा क्या आईबी सक्सेसफुल रहा, आईबी का क्या स्टेटस है, क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, कई बातें जो भी पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे कुल मिला के। तो आपको ये दोनों टॉपिक ढंग से पढ़ने, डिटेल में पढ़ने, तो अब दोस्तों हम शुरू करेंगे आजाद भारत के इतिहास का सबसे टॉप इकोनॉमिक रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म माना जाता है आईबीसी। सबसे टॉप नहीं कह रहा मैं कि नंबर 1 यही है, लेकिन आफ्टर 1947 से 2023 तक अगर कई सारे इकोनॉमी में चेंज हुए, कई सारे रिफॉर्म हुए, जैसे मनमोहन सिंह जी ने 1991 में किया था एक एलपीजी रिफॉर्म, ये आपको ध्यान होगा। फिर 2017 में जीएसटी लागू किया, और उसके पहले भी सर्विस टैक्स लागू किया था, और छोटे मोटे कई रिफॉर्म। तो ऐसे अगर आजाद भारत के इतिहास के हम टॉप इकोनॉमिक रिफॉर्म में गिनती करें ना, तो ये आईबीसी का नाम टॉप 10 में या टॉप 5 में जरूर आएगा दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी कोड कि इसने पूरे भारत में जो क्रेडिट कल्चर को ही चेंज कर दिया। अब कैसे किया, क्या है, पूरी सीन हम रामकहानी बताएंगे। और एक बार और बात बता दूं, इसने ये जो पुरानी स्कीम है बेसिकली सब बंद होगी, वो 520 अब कोई मतलब नहीं इनका। आज की डेट में आईबीसी आ गया, लगभग सारे जितने भी स्कीम थे ना, सारे स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया। आज की डेट में जो क्रेडिट का या एनपीए को रेजोल्यूशन करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है आईबीसी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे। आईबीसी 2016 ये है बेसिकली बैंक। एक बैंक हो सकता है, मैंने कहा था बड़े प्रोजेक्ट के लिए कई सारे बैंक को लेंडिंग का मॉडल अपनाते हैं, आपस में मिलकर लोन देते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ये ए बिजनेसमैन, ये था बिजनेसमैन था सपोज करो एक्स, ठीक है, इसको लोन दिया, उसने क्या किया, एबीसी कंपनी खोल ली, ठीक है, इसके प्लांट वगैरह लगा लिया। यही बात हुई। दोबारा बता रहा हूं, 3 बैंक थे ए बी सी, इन्होंने क्या किया, एक्स व्यक्ति को लोन दिया, सपोज करो 5000 करोड़ रुपए लोन दिया, और इसने क्या किया, कोई बड़ा प्लांट खोल लिया, अपनी कंपनी खोल ली एबीसी, और मस्ती से जिंदगी चल रहा था। लेकिन किसी कारण से इसका धंधा जो था फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो ये अब अकाउंट क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा। ठीक है, यहां तक। अब इसे एनपीए का क्या किया जाए, तो मैंने बताया था कई सारे रेजुलेशन की कई सारे स्कीम थी, पर उनमें मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ पा रहा था। उनसे क्या होता, सोल्यूशन नहीं बैठ पा रहा था, बहुत लेट लतीफ हो रहा था, कोई ऐसा टाइम बाउंड वगैरह सीन नहीं था उसमें, और कई सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अब दोस्तों इससे क्या होता है ना, ऐसे जो ये चीज अटक गई, सपोज कोई प्लांट वगैरह सब बना गई, ऐसा कैसा अटक गया, तो इससे क्या होता है, देश का जो बहुमूल्य कीमती पैसा होता है, रिसोर्स होता है ना, वो अटक जाता है। ये देश का सपोज करो ये 5000 करोड़ रुपए था, अब ये 5000 करोड़ रुपए इस कंपनी में अटक गया। ठीक है, एनपीए हो गया, अटक गया, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अभी इतना 5000 करोड़ से कोई दूसरी कई कंपनियां चालू हो सकती थी, उसको बजाय ये इस कंपनी में पैसा अटक गया। तो क्या आसान ना हो कि अगर इस कंपनी को सपोज कोई कंपनी काम नहीं कर रही, उसका मॉडल फेल हो गया, तो इसको क्या करो, इसको जहां से जहां फ्री करो, या तो इसको चलाओ, नहीं चलाओ तो इसको बेच बुचा के सेल करके आगे फ्री करो, और पैसे बैंक के पास आ जाएंगे ताकि नया धंधा शुरू कर सके। तो भारत में दिक्कत ये थी, कोई भी कंपनी में कोई कंपनी खोलता है ना, तो राइट टू एंट्री तो बहुत आसान था। राइट टू एंट्री, आप जाओ कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराओ और अपनी कंपनी खोल लो। लेकिन आपने एक बार अपनी कंपनी खोल ली तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल है। सपोज करो आपने कोई प्लांट लगाया, वो फेल हो गया, तो आप भी चाहते हो कि इसको जल्दी से जल्दी फ्री हो, वो खुद कंपनी वाला चाहेगा कि यार ये मेरा ये तो बिजनेस तो फेल हो गया, तो मैं यहां से क्या करूं, जल्दी जल्दी फ्री हूं, बैंकों का भी लोन चुका हूं, कुछ पैसा मुझे मेरे हाथ में आएगा प्लांट से, मैं न्यू बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा, न्यू बिजनेस करूंगा। तो इस तरह से भारत में जो सिस्टम था ना पूरा एनपीए की रिकवरी का, वो सही नहीं था। एक ये बिजनेसमैन के लिए भी हानिकारक था, कोई बिजनेसमैन का सबको जेन्युइन कारण से बिजनेस फेल हो गया तो एनपीए हो गया, अब वो चल नहीं रहा, लंबा लंबा खींच रहा है, तो वो उसका पैसा भी अटका हुआ है। अब किसी प्रकार से उसका अगर जो एनपीए का रेजोल्यूशन हो जाए, बैंकों को भी अपना पैसा मिले, कुछ पैसा अगर उसके सरप्लस हो तो कुछ पैसा उसको ओनर को भी मिले, बिजनेसमैन को भी मिले, और वो अपना नया धंधा कर सके पुराने को भूल के। लेकिन नहीं, ये ऐसा कैसा अटका पड़ा रहेगा कि आप देखना कई कंपनियां बंद होकर पड़ी रहती, प्लांट 10 साल से ताले लग रहे हैं उनमें, ऐसे कई सारी कंपनियां जो बंद पड़ी है ना, वो मिल जाएगी आपको। तो वो जो रिसोर्स है ना कंपनी का पैसा, वो ऐसे फालतू कंपनी में जो ना तो कोई प्रोडक्शन कर रही वहां पर अटक गया। तो इस अटकने को समाधान करने के लिए ही क्या लेके आए, इस अटकने का समाधान और राइट टू एग्जिट देने के लिए ही। ये कंपनी का मालिक अगर इसको लगता है इसका धंधा नहीं चल रहा, तो ये भी इस धंधे से बाहर जा सके, इस कंपनी को बंद करके जिसका जो पैसा बनता है उसको चुका के कोई और धंधा कर सके। ऐसा पूरा निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
बैंक करप्सी कोड ये पार्लियामेंट ने 2016 में पास किया, जो पूरे भारत में क्या हुआ, एनपीए को निपटारा करने के लिए सबसे बड़ी स्कीम थी। आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, रुचि सोया हो चाहे कोई भी बड़ी कंपनी दिवालिया हो जाती है, वो यही जाती है आईबीसी में। यहाँ पर इसका निपटारा होता है, कैसे होता है वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो 3 शब्द हमारे सामने आए। 2016 में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक कानून 2016 में पास हुआ, पार्लियामेंट ने किया, ठीक है। अब एक शब्द यहाँ पर है कोड। तो भाई कोड क्या चीज है, कोड और एक्ट में क्या अंतर है? तो दोस्तों कोड और एक्ट में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे सपोज करो पहले एक छोटा सा एक्ट था कोई काम के लिए, एक दूसरा एक्ट था 2, लेकिन जब ऐसे 4-5 कई सारे एक्ट को मिला के एक ही जगह कर देते हैं तो उसको कोड कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब कई सारे कानूनों को मिला के क्लब करके एक सिंपल सीधा कानून बना देते हैं तो उसको कोड कह देते हैं। तो इसमें जो आईबीसी कोड में पुराने जितने भी कानून थे ना, उन सबको मर्ज करके एक बड़ा व्यापक व्यवस्था करी, बड़ी व्यापक कानूनी व्यवस्था करी, इसलिए इसको एक्ट ना कह के कोड कहा गया। चाहते तो इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट भी कह सकते थे, लेकिन इसको एक्ट इसलिए नहीं कहा, इसमें कई सारे एक्ट को मर्ज किया गया है। पुराने जितने कई सारे एक्ट के जितने प्रोविजन थे ना, उन सबको कहीं ना कहीं से उठा के जो अच्छे थे और पुराने और जो खराब थे उनको हटा के एक पूरा एक जगह लेके आए गए, इसलिए इसको क्या कहा, कोड का। तो कोड और कानून में आपको अंतर याद होना चाहिए। एक सिंपल होता है, लेकिन कई सारे एक्ट को जब फिर मिला के कोड बना देते हैं, जैसे कि अभी आजकल चल रहा है लेबर कोड। लेबर कोड में क्या हुआ, पुराने कई 150 कानून थे, 150 या कई सारे कानून थे जटिल, उनको क्या किया, 4 कोडों में बदल दिया। जो एक जैसे कानून थे उन सबको एक जगह क्लब कर दिया, तो उसको फिर हमने क्या कर दिया, लेबर कोड कह दिया। कोड ऑन वेजेस वगैरह कई सारे हैं, हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे उनके बारे में। तो आप लोगों के आईबीसी में सबसे पहले हमने कोड का मतलब समझ लिया। ये कोड का मतलब आपको परमानेंट याद होना चाहिए, ठीक है। कई सारे एक्ट मिलके जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको कोड कहते हैं। एक शब्द है इंसॉल्वेंसी, एक होता है बैंक्रप्सी। ये दोनों एक जैसे ही हैं। एक तरह से जो दिवालिया कहते हैं ना, दिवालिया हो गया, वो दिवालिया कोई 2 शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। जब कोई पर्सन जिस पर पैसा उधार है वो अपना पेमेंट ना कर पाए, उसको क्या कहते हैं, उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। समझिए बात को। जैसे बैंक का किसी बिजनेसमैन ने पैसा उधार था, वो पैसा नहीं चुका पा रहा, एनपीए हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंसी में आ गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया, पैसा नहीं चुका पा रहा। लेकिन जब दोस्तों इस इंसॉल्वेंसी को कोर्ट सर्टिफाई कर दे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैंक्रप्सी कहते हैं। नहीं समझे बात को। बैंक का किसी ने बिजनेसमैन ने पैसा लिया, नहीं चुका रहा, एनपीए हो गया, तो उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे कि वो इंसॉल्वेंट गया। लेकिन जब फिर बैंक उसका कैसे कोर्ट में चल गया, कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये है ना, ये पैसा नहीं चुका पा रहा, तो उसको फिर बैंक्रप्सी कहेंगे। यही बात होगी। इसने चोरी करी, पुलिस ने पकड़ लिया, तो चोर कहलाएगा, वो इंसॉल्वेंट है। लेकिन जब उसको कोर्ट ने सजा दे दी तो उसको क्या कहेंगे, उसको बैंक्रप्सी कहेंगे। समझिए तीनों शब्दों का मतलब। कोर्ट के सर्टिफाई करने से पहले इंसॉल्वेंट कहते हैं, उसी पर्सन को फिर बैंक्रप्ट कहते हैं। नहीं समझे बात को, दोबारा समझा देते हैं। ये बैंक ए बिजनेसमैन ने 5 करोड़ का लोन लिया था, ये एनपी हो गया। एनपी हो गया, इसका मतलब बैंक के लिए ये पर्सन क्या हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ये पैसा नहीं चुका पा रहा। अब बैंक इसका अगर सपोज करो कोर्ट में गया, डीआरटी में गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, अब कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये बिल्कुल पैसा नहीं चुका रहा, तब इसी पर्सन को क्या कर देंगे, इसको कर देंगे बैंक्रप्सी कर देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों एक जैसे ही है, मतलब बस एक वो एक कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया, एक वो कोर्ट के पहले की बात थी, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है हमारी नजर में। तो कोर्ट समझिए आप, और ये कब लागू हुआ था, 2016 में लागू हुआ था। अब इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि भाई राइट टू एग्जिट नहीं था, कोई बिजनेसमैन को मान लो बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो उसको बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए ना, तो उसको क्या करो, राइट टू एग्जिट दो। इससे क्या होगा, व्यापार करना आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, ऐसे अटका नहीं रहेगा पैसा, जो देश का रिसोर्सेज वहां अटका हुआ है वो निकलेगा। एनपीए में कमी होगी, बेच बिचा के जो एनपीए में भी कमी होगी। और क्या होगा, जो लॉक्ड एसेट्स है ना, जो उस प्लांट में एसेट लॉक्ड हो गया था, पैसा संपत्ति, वो फ्री हो जाएगा, अब उसको कहीं और जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है बात, इसको मैंने बताया, बैंक का लोन फ्री हो जाएगा, बैंक पे उसी पैसे को कोई और जगह लोन देगा, तो और जगह संसाधन बढ़ेंगे, और जगह फैक्ट्री लगेगी, डेवलपमेंट होगा देश का। इंसॉल्वेंसी हमने बता दिया था आपको, लोन को पे ना करे उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी कहते हैं। बैंक्रप्सी क्या कहते हैं, जब वो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी लोन को पे न कर पाए। अब ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसका एक फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, रेगुलेटर्स, इसमें कई सारी संस्थाएं हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, एनसीएलटी है, डीआरटी है,
और कई सारे चीजें हैं। हम इसको एक बेसिक क्या समझेंगे, बेसिक इसको एक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद में हम एक करके जाएंगे। अभी के लिए हम, आप उसको भूल जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसको धीरे धीरे समझो। ये बैंक था ए, ये बैंक था 2, बी, ये था सी। इन सब ने क्या किया, एक प्लांट में पैसा लगा दिया ए बी सी, ठीक है। ये टोटल अमाउंट थी 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब सपोज करो ये एबीसी से लग रहा है कि चलो उसको छोड़ दो, 1 मिनट के लिए ये पैसा एनपीए हो गया। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, इसको कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है भाई। जो पैसा देता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर। और जो पैसा लेता है उसको बोरोवर कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना बात यहां तक, कोई दिक्कत। एनपीए हो गया। अब इस एनपीए की रिकवरी कैसे की जाए, तो बताओ मुझे, ये पैसा ये कंपनी दिवालिया होगी तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान है, तो सबसे ज्यादा सर इस बैंक को नुकसान है। क्यों, क्योंकि पैसा तो इनका अटका पड़ा है, बाकी का क्या बिगड़ रहा है, एम्प्लॉय दूसरी जगह जॉब करने चल जाएगा, ये प्रमोटर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया था इसने, तो बाकी तो सारा पैसा बैंकों का है, सब ज्यादा लोग बैंकों का होगा। तो ये कहता है कि भाई जो है ना, अब जो रिजोल्यूशन होगा ना टाइम बाउंड होगा। ऐसा नहीं, पहले जो पुरानी स्कीम थी उनमें कोई टाइम बाउंड नहीं था। इस जो आईबीसी में टाइम बाउंड दे रखा है कि भाई सारी घटनाएं जो होनी ना वो 180 दिन में, और हद से हद 90 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, ये 270 दिन के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए इंश्योरेंस बैंक सपोर्ट की। ऐसा नहीं लंबा लंबा 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 साल तक चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। 180 डे आइडियल है, और थोड़ा सा और टाइम ना मिले तो 90 डे में, मतलब 270 डे तक इसको पूरी प्रक्रिया को निपट जाना चाहिए। अब प्रक्रिया कैसे होगी, तो अब इसका ये पैसा इसका अटक गया, ठीक है, ये प्लांट नहीं चल रहा। मान लो समझ करो कोई फर्म थी, रुचि सोया थी, आपको पता है रुचि सोया को फिर बाबा रामदेव ने खरीदा था, रुचि सोया दिवालिया हो गई थी, तो फिर इस आईबीसी में क्या किया, बाबा रामदेव ने खरीदा इसको, ठीक है बात यहां तक। तो ये बोरोवर हो गया। अब क्या करें, तो सबसे ज्यादा जोखिम किसको है, सबसे ज्यादा जोखिम इस पूरी घटना से एक जितने भी उधार देने वालों को। तो ये क्या करेंगे, जितने भी उधार देने वाले सबसे पहले एक कमेटी बनाएंगे, क्या करेंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे, ठीक है। बात को देखो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा टेक्निकल है, बहुत जटिल है, समझना पड़ेगा। ये सब जितना भी है भाई, सब तुम क्या करो, अलग अलग प्रयास करोगे कोई मतलब नहीं है, हर बैंक अलग अलग प्रयास करेगा नहीं, तुम आपस में मिलकर कमेटी बना लो, ठीक है। तो एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे। अब ये कहेंगे कि भाई एक संस्था बना रखी थी, आप सबको पता है बैंकों में जो लोन नहीं देते थे उसके लिए हमने बताया था एक जमाने में डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और एक संस्था होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। जितने भी कंपनी के मामले होते हैं ना, उनमें कोई विवाद हो जाता है तो उसके निपटान के लिए एलसीएलटी बनी होती है। तो अगर ये एबीसी कोई कंपनी है तो ये केस जाएगा एनसीएलटी में, ठीक है। अगर एनसीएलटी मतलब कोई कंपनी पैसा नहीं चुका रही बैंकों का, तब तो मामला जाएगा एनसीएलटी में। अगर कोई इंडिविजुअल जैसे मैं हूं, मैंने पैसा उधार लेके बैंक का, मैं नहीं जा रहा, नहीं चुका रहा, तो फिर मैं जाऊंगा तो बैंक जाएंगे कहां पे, डीआरटी में। यहां तक समझ गया, समझे, ठीक है। समझ करो 1 मिनट के लिए, एनसीईआरटी में कल की कमेटी ऑफ क्रेडिट, यहां पे जाके क्या कहेंगे कि देखो एबीसी पे हमारा इतना पैसा उधार है, क्या इतना 5,000 करोड़ रुपए का उधार है, ये दे नहीं रहा, एनपीए हो गया। तो अब एक एनसीएलटी 14 डे में डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। 14 डे में एनसीएलटी डिसाइड करना है क्या करना है, या तो इसको केस को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, या फिर रिजेक्ट कर देगा तो मामला खत्म हो जाएगा। अब ये मामला यहां नहीं चल पाएगा, कहां पे, आईबीसी के तहत में। लेकिन सामान्यतः जो एनसीएलटी वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इनका पैसा अटका पड़ा हुआ है ना एनपीए का, इसलिए तो बनाया इसको निपटारा करने के लिए। तो सामान्यतः इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा 99.99% में। लेकिन कई बार मामला जेन्युइन नहीं होता, उलझा हुआ होता है, पेचीदा होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो 14 डे में क्या हुआ, इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है बात। अब इसको मामले को एक तरह से क्या हुआ, जो बैंकों ने क्या किया, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, भाई ये हमारा इसका पैसा बन रहा था, ये पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो इसने मामला दर्ज कर लिया। अब क्या होगा, ये एनसीएलटी ने क्या किया, ये मामला क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते ही अब सबसे पहले तो जो ये एबीसी कंपनी था, इसका प्रोमोटर को एक्स था, इससे ये कंपनी नहीं चली, तभी तो एनपीए हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, इस एबीसी कंपनी का जो मालिक था इसको हटा देंगे, और एक कुछ प्रोफेशनल लोग नियुक्त करेंगे, जिनको कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहेंगे, आईपी। भाई उस कंपनी के मालिक से कंपनी चली नहीं, दिवालिया हो गई, एनपीए हो गया, तो इसको हटाओ, इसकी जगह जो एक्सपर्ट लोग हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप होते हैं ना, ऐसे लोगों को आईपी का दर्जा दिया जाता है, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है।
अब ये दो काम करेंगे, एक तो ये कंपनी रन करेंगे, भाई ये कंपनी डे टू डे का काम तो चल ही रहा है ना, पड़े एनपीए हो जाए लेकिन उसका प्लान तो काम कर ही रहा चल रहे। एक ये प्लान बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, रिजोल्यूशन प्लान। भाई देखो ये प्लान जो कंपनी फेल करगी उसकी दो स्थिति हो सकती है, अगर उसमें हो सकता है कि बैंक कुछ नया पैसा लगाए तो वो कंपनी वापस चल जाए, या ये आईपी बढ़िया से चलाए कुछ पैसा लगाएगी तो वापस चल जाए, या फिर हो सकता है कि नहीं चल पाएगी तो क्या करो, बेच दो। ठीक है बात यहां तक। तो ये एक प्लान तैयार करेगा आईपी। इस प्लान को क्या करेंगे, इसके पास ये प्लान कहां जाएगा, ये प्लान फिर वापस ये किसको देंगे, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर थी बैंकों की। अगर ये बैंकों को कमेटी ऑफ क्रेडिट के पास ये प्लान लेके जाएंगे, भाई ये प्लान है कि ऐसे ये कंपनी वापस जिंदा हो सकती है, अगर इससे वो एक्सेप्ट कर ले तो कंपनी वापस चलने लग जाएगी, नया न्यू फंडिंग करेंगे, नया पैसा लगाएंगे और कंपनी वापस चालू कर देंगे। अगर ये सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिट लगता है कि नहीं ये कंपनी ये प्लान तो चल नहीं सकता, एनपीए तो बेकार, एनपीए हो रखा है खूब सारा, इसको तो क्या करो, बेच दो। तो अगर ये कंपनी ये सीओसी या मेजोरिटी से डिसीजन होगा, भाई कई सारे बैंक है यहाँ पर, तो एक बैंक नहीं चलेगी, जो बहुमत से निर्णय लिया कि नहीं इसको तो फिर बेच दो, तो क्या करोगे, इसको फिर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, इसको बेचना पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्शन की जाएगी, नीलामी की जाएगी, भाई ये ठीक है रुचि सोया कंपनी थी, इसका ये प्लांट है, जो भी इसको खरीदने का इंटरेस्ट हो आ जाओ। तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया, वहां पर पतंजलि की तरफ से उसको खरीद लिया। या फिर कोई समझ करो, मान लो कोई मोटरसाइकिल कंपनी है होंडा की, उसकी नीलामी हो रही है, तो और कोई जो मोटरसाइकिल बनाती है कंपनी खरीद सकती है। ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन में पैसा आएगा, ये पैसे से क्या होगा, सबसे पहले तो जो ये इंश्योरेंस प्रोफेशनल है इनको पेमेंट होगा, ये पूरी प्रक्रिया में खर्चा होगा, उस खर्चे को निकालेंगे और फिर सारा पैसा कहां चल जाएगा, बैंक को जाएगा। ये पूरी कहानी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा समझा देंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। एक तो ये आईपी हो गया, आईपी का क्या काम था, इस आईपी को जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की भर्ती के लिए क्या होता है, आईसीएआई होता है उनके ऊपर बोस, तो ऐसे ये जो आईपी होते हैं ना, सीए टाइपों के लोग होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है, लाइसेंस देते हैं इनको, ये आगे फिर क्या करती है, आदमी को अपॉइंटमेंट करती है। तो एक तो आईपी हो गया। एक इस पूरी प्रक्रिया को, जितने भी ये प्रक्रिया हुई ना, इन सबको कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए एक अलग से संस्था बना दी। जैसे बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी है, ऐसे इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पूरी प्रक्रिया राम कहानी आपको समझ में आई हो तो हम फिर थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। एक बार फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, या फिर हम इसको नोट्स के थ्रू दोबारा रिवाइज करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इसको भी दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, चीज जटिल है, पर हम इसको समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिया, इंश्योरेंस का मतलब समझ लिया, बैंक्रप्सी समझ लिया, कोड समझ लिया। फ्रेमवर्क मैंने बताया, इसमें कई सारी संस्थाएं रेगुलेटर। एक तो सबसे पूरी जो प्रक्रिया इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोड जिसके अंडर में देखने को होती है उसको कहते हैं IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस देता है किसको, आईपीए को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को, जो क्या काम करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करती है, आईपी हो गया, इनका काम हम सबको पता चल गया। ये जनरली सीए वगैरह ही होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। और थर्ड होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, IU, ये भी हम देखेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है। भाई देखो कोई कंपनी जब प्लान बनाएगी ये इंश्योरेंस प्रोफेशनल, तो इसको डेटा चाहिए, कई सारा डेटा चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनी की क्या स्थिति, सब कुछ। वो डेटा कहां से आएगा, तो डेटा के लिए एक अलग से संस्था है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, IU। ये IU सारा डेटा आईपी को अवेलेबल कराएगा ताकि फिर वो कुछ डिसाइड कर सके। अब इसको जो कोड की भूमिका कौन निभाएगा यहाँ पर, तो मैंने बताया था इंडिविजुअल आदमी हो तो तो DRT, और कोई कंपनी हो तो कौन बनाएगा, NCLT बनाएगा। ठीक है बात यहां तक। तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉर्पोरेट मामलों के लिए, और इंडिविजुअल LLP फर्म के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाएगा। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, सारी चीजें समझ में आ गई हो आपको। इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया समझ में आ गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल समझ में आ गया, IPA समझ में आ गया, IU समझ में आ गया, NCLT समझ में आ गया, DRT समझ में आ गया। सारे जितनी संस्थाएं काम आएगी ना, सारी समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे फिर। अब ये IBBI को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस प्रक्रिया समझेंगे। तो फीचर क्या है, सबसे पहला जो फीचर है IBC का, वो टाइम बाउंड है। क्या है, टाइम बाउंड है। ऐसे नहीं राम कहानी के 10 साल तक चलता रहे, 180 डे में, 180 डे में। और है ना, अगर इमरजेंसी हो तो इसको 330 डे तक बढ़ा सकता है विशेष मामलों में। जनरली क्या है, 180 डे आइडल कंडीशन है, उसी को मामला जाता है। बाकी ये 370 डेज को प्लस 90 डे, ये 180 डे तक भी बढ़ा सकते हैं। पर अधिक से अधिक कितना लगेगा, अधिक से अधिक इसको 330 दिन के भीतर करना पड़ेगा।
सभी काम के लिए एक ही उद्देश्य, सभी उद्देश्यों के लिए एक ही लॉ है। पुराने जितनी सब स्कीमें इसमें मर्ज कर दी और आज की डेट में क्या होगा, ये इस सब काम के लिए, जिसे कहते हैं ना एक ही हथियार है सब समस्या के लिए। ये 1 करोड़ से अधिक के मामले में लागू होगा। 1 करोड़ से अधिक का कर्जा है तभी लागू होगा, ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के चल दिया, जिसका 5,000 रुपये उधार होता कि चल दिया आईबीसी में, मान नहीं। 1 करोड़ से अधिक के मामले में हो। बीच में ये पहले 1 लाख था, बीच में इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया था। आज की डेट में इसको 1 करोड़ लागू है। बैंक कंपनी को क्या करेगा, 10 दिन का नोटिस देगा, उसके बाद भी आया। पहले इसको ऐसा सीधा बैंक आईबीसी में नहीं जा सकते, पहले उसको बैंक को नोटिस, बैंक उसको कंपनी को नोटिस देगा 10 डे का कि भाई मेरा पैसा चुका दो, ये एनपीओ रखा है, नहीं चुकाओगे तो हम आईबीसी में जाएंगे, फिर भी नहीं दिया तो आईबीसी में चल जाएंगे। तो ये तो सिंपल बात है, मोटा मोटी मैंने टाइम बाउंड की कंडीशन है। अब प्रोसेस मैंने बताया, ये कंपनी थी, ये क्रेडिटर था, सबसे ज्यादा पैसा किसका फंसा हुआ है, क्रेडिटर का। क्रेडिटर सामान तो कौन होता है, बैंक होते हैं। तो क्रेडिटर कहां जाएंगे, अगर ये पैसा नहीं देगा कंपनी वाला, एनपी कर देगा, तो जाएंगे एनसीएलटी में, डीआरटी में। एनसीएलटी डीआरटी जहां जैसी स्थिति होगी, इंडिविजुअल होगा तो डीआरटी में, कंपनी होगी तो एनसीएलटी में जाएंगे। ये एनसीएलटी डीआरटी 14 डे में मामला एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। इनको लगेगा अगर मामला सही है, एक्सेप्ट करने लायक है कोर्ट में, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन टाइम बाउंड, ऐसा नहीं फिर वो जैसे कोर्ट में फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है, ऐसा नहीं हाई कोर्ट में की तरह 14 डे में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट कर दे तो क्या होगा, ये जो लेंडर है, क्रेडिटर है, इनकी एक कमेटी गठित होगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर। क्या ये जो जितने बैंक है ना, सब मिलकर एक कमेटी बनाएंगे अपनी, और क्या करेंगे, आईपी को अपॉइंट करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है ना, ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है बात यहां तक। जो ये आईपी क्या करेगा, आईपी जिस दिन अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो अब ये वो जो कंपनी है ना, वो आईबी चलाएगी। वो कंपनी अब कौन चलाएगा, आईपी चलाएगी। उस जो पुरानी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह थे, चेयरमैन, तो सबको हटा देंगे, क्योंकि वो तो पैसा चुका ही नहीं रहे। अब जो कंपनी चलाएगा वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चलाएंगे। साथ में एक डेट रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाएंगे, डेट रिकास्ट प्लान बनाएंगे, एक प्लान तैयार करेंगे कंपनी का, भाई कंपनी कैसे सर्वाइव करे। 2 ही विकल्प होते हैं, कोई भी अगर एनपीओ जाता है तो, या तो इसमें नया पैसा लगाओ प्लांट में, कोई कंपनी में सबको नया पैसा लगा के चला लो, या फिर क्या करो, बेच दो। तो ऐसे ये आईपी क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, डेट रिकास्ट प्लान का। अगर कमेटी वो क्रेडिट के पास ले जाएंगे, ये बहुमत से इसको एक्सेप्ट कर ले, अगर कमेटी इसको क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, तो फिर क्या होगा, इसका रिजोल्यूशन होगा। रिजोल्यूशन मतलब वापस से इसने नया पैसा लगा के इसको चलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर कमेटी इस प्लान को रिजेक्ट कर दे, तो मतलब अब इसको क्या करो, बेच दो, लिक्विडेशन। कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट होगी। लिक्विडेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी के सारे एसेट को बेच के पैसा अपने अपने मालिक को चुका देना। कोई कंपनी ने 1,000 करोड़ की है, अब उसको कह रहे हैं कि लिक्विडेट करना है, मतलब उसको बेच दो सारी प्लांट जो भी संपत्तियां उसकी, और पैसा बैंकों को लौटा दो, तो ये लिक्विडेट होता है। तो 2 कंपनी स्थिति होती है यहाँ पर डेट रिकास्टिंग प्लान में। अगर इसको एक कमेटी ऑफ कमेटी एक्सेप्ट कर लेगी, तब तो फिर क्या होगा, नया पैसा लगा के उस कंपनी को वापस से चलाया जाएगा। अगर नहीं करती है तो फिर कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेशन में जाएगा, लिक्विडेट करेंगे उसको, उसके जो प्लांट एसेट वगैरह सारी संपत्तियां बेच देंगे और पैसा चुका के अपने अपने घर जाएंगे। ये पूरी कहानी होती है, ये हमने समझ लिया था एक बार पहले भी। इस पूरी प्रक्रिया में एक कहानी, एक आदमी जो बच गए हम, वो था बेसिकली आईबीबीआई। इस पूरी जो आईबीसी की जो घटनाएं हो रही है ना, पूरी सबका बॉस, सबको कंट्रोल करने वाला, सब रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला, वो यही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उसका पूरा रेगुलेशन करने के लिए संस्था बनाई गई थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 1 अक्टूबर 2016 से ये स्थापना की गई थी इसकी, 1 अक्टूबर 2016 को। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये हमको याद रखना दोस्तों, मुंबई में हेडक्वार्टर नहीं है इसका। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसको है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। ये जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है ना, उसके अंडर में ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। थोड़ा इसको याद रखना है। इसके जो संचालक 4-10 मेंबर होते हैं। एक तो इसका चेयरमैन होता है, जिसको 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी वर्तमान में कौन है, रवि मित्तल जी है। इसमें 3 ऑल टाइम मेंबर होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, इतनी नाम कराने की जरूरत नहीं है, 2016 के इंपोर्टेंट था, लेकिन आज की डेट में ये ऐसा कोई खास मैटर नहीं है। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया इसको, वो आपको उसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके बारे में आप होप आप लोग सब लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। थोड़ा सा जटिल था, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने इसको इजी बनाने का प्रयास किया। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे बेड बैंक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।